हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइए और पूरे वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे बड़े आकार के शीट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है A0, A1, A4 या फिर A5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि A0 के नाम से इसको जाना जाता है। ड्राइंग शीट के आकारों में जो A0 है वो सबसे बड़े आकार का होता है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग मीटर यहाँ पर होता है। और इसके बाद क्रमशः जो है A1, A2, A3, A4 इस तरीके से आते जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है, छोटा होता जाता है। तो A0 क्या होता है? आपका सबसे बड़े आकार का शीट होता है। अगला क्वेश्चन है, नामित आकार के अनुसार A4 ड्राइंग शीट का सही माप मिलीमीटर में क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। A0 से लेकर के A4 तक के आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? A4 ड्राइंग शीट का सही माप पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 210 गुना 297 मिलीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। A4 साइज की सीट का मानक आकार यहाँ पर देख सकते हैं 210 गुना 297 मिलीमीटर है। यह वही साइज है जो आमतौर पर हम फोटोकॉपी या प्रिंट आउट लेने के लिए उपयोग करते हैं, A4 साइज का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्षरांकन करते समय अक्षरों की चौड़ाई या ऊंचाई का सामान्यतः मानक अनुपात कितना रखा जाता है? 3:4, 5:6, 7:4, 7:6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7:4 जो है इसका रखा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मानक अक्षरांकन के लिए ऊंचाई और चौड़ाई के जो अनुपात है 7:4 रखा जाता है, यानी कि 7 भाग ऊंचाई और 4 भाग चौड़ाई। हालांकि इसको जो है आई और डब्ल्यू जैसे अक्षरों के लिए अपवाद होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, झुके हुए अक्षरों को ऊर्ध्वाधर रेखा में कितने डिग्री कोण पर झुकाया जाता है? 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 75 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 डिग्री पर। इटैलिक यानी कि झुके हुए अक्षरांकन के अक्षरों को दाईं ओर झुकाया जाता है। इसका जो झुकाव है ऊर्ध्वाधर रेखा में 15 डिग्री होता है या क्षैतिज रेखा के आधार पर 75 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। दोनों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु के छिपे हुए भागों को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सतत मोटी रेखा, डैश वाली पतली रेखा, चैन पतली रेखा, मुक्त हस्त रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डैश वाली पतली रेखा का उपयोग किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट या मशीन के छुपे हुए किनारों को या अंदरूनी बनावट को दिखाने के लिए डैश वाली पतली रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, हिडन लाइन कहा जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसी वृत्त के केंद्र या बेलनाकार वस्तु की केंद्र रेखा को खींचने के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है? डैश मोटी रेखा, चैन पतली रेखा, सतत पतली रेखा, जिग जैग रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि चैन पतली रेखा। केंद्र रेखा, सममिति रेखा और पिच सर्कल को दर्शाने के लिए चैन पतली रेखा, एक लंबा डैश फिर छोटा, इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल निम्नलिखित में से कौन सी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। HB, 2B, 9H या फिर 9B। तो इसका सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 9H। पेंसिल में एच का मतलब क्या होता है? हार्डनेस यानी कठोरता। बी का मतलब होता है उसका ब्लैकनेस यानी कालापन। 9H की जो पेंसिल है सबसे कठोर होती है और इससे बहुत हल्की रेखाएं खींचती है। और 9B सबसे क्या होती है? नरम और काली रंग की पेंसिल होती है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के बाएं किनारे पर लगे काली पट्टी को क्या कहा जाता है? जिस पट्टी स्क्वायर स्लाइड करता है, एबोनी, बैटन, वर्किंग एज या फिर स्ट्रिप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसको वर्किंग एज कहा जाता है। ड्राइंग बोर्ड के बाईं ओर एक कठोर लकड़ी की पट्टी या वर्किंग एज लगी होती है, इसको एबोनी एज भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? एबोनी एज इसको कहा जाता है। इसे पट्टी के सहारे टी स्क्वायर के ऊपर नीचे यहाँ पर क्या कहता है? स्लाइड किया जाता है। एबोनी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुधार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, टी स्क्वायर के मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना, समानांतर क्षैतिज रेखा खींचना, वृत्त खींचना या फिर कोण मापना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि समानांतर क्षैतिज रेखा खींचना इसका सही आंसर हो जाएगा। टी स्क्वायर का मुख्य उपयोग ड्राइंग शीट पर बिल्कुल सीधी समानांतर क्षैतिज रेखा खींचने और सेट स्क्वायर को आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर, मिनी ड्राफ्टर निम्नलिखित में से किन उपकरणों के कार्यों को अकेले पूरा कर सकता है? टी स्क्वायर, स्ट्रेट स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर, कंपास, डिवाइडर और स्केल, केवल स्केल और पेंसिल, केवल सेट स्क्वायर और कंपास।
तो इसका मिनी ड्राफ्टर निम्नलिखित में से किन उपकरणों के कार्य को पूरा अकेला कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टी स्क्वायर, सेड स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर। मिनी ड्राफ्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण जो टी स्क्वायर, सेड स्क्वायर, पैमाना और सांधा चारों का काम अकेले एक साथ कर सकता है। इससे ड्राइंग बहुत क्या होती है? तेज होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेट स्क्वायर के जोड़े में कौन कौन से कोणों वाले दो उपकरण यहाँ पर होते हैं? तो इसका सीधा हम जो है राइट आंसर, सही आंसर इसका देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30 अंश, -60 अंश, -90 अंश और 45 अंश, -45 और -90 अंश। तो ड्राइंग में उपयोग होने वाले सेट स्क्वायर के दो सेट होते हैं। पहले में जो है कोण 30, 60 और 90 डिग्री होते हैं, दूसरे कोण में 45, यहाँ पर दो कोण 45 और 90 डिग्री का यहाँ पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच कर्व का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या खींचने के लिए किया जाता है? सीधी रेखाएं, अनियमित वक्र रेखा, सटीक वृत्त या फिर 45 डिग्री का कोण। तो फ्रेंच कर्व का उपयोग जो है अनियमित वक्र रेखा खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जब कोई ऐसा वक्र या घुमाव खींचना हो जो किसी कंपास से निश्चित त्रिज्या से न खींचा जा सके तब उसमें फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न का सही सूत्र क्या होता है? वस्तु की वास्तविक माप, ड्राइंग की वस्तु माप, यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्राइंग पर जो है वस्तु की माप बटे वस्तु का वास्तविक माप। इसके लिए पैमाना तैयार करने के लिए ये भिन्न निकाली जाती है। आरएफ की कोई इकाई नहीं होती, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी ड्राइंग स्केल का यहाँ पर अनुपात 1:1 दिया है तो ये किस प्रकार के पैमाने को दर्शाता है? वर्धित पैमाना, न्यूनीकृत पैमाना, पूर्णाकार पैमाना या फिर विकर्ण पैमाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पूर्ण आकार पैमाना इसका सही आंसर हो जाएगा। जब वस्तु का वास्तविक आकार और ड्राइंग पर बनाया गया आकार बिल्कुल क्या हो, बराबर हो, तो उसको 1:1 से यहाँ पर दर्शाते हैं और इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण आकार पैमाना इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। मुख्य रूप से विकर्ण पैमाना या डायगोनल स्केल का उपयोग कितनी इकाइयों को एक साथ दर्शाने के लिए किया जाता है? केवल एक, केवल दो, केवल लगातार जो है 3 इकाइयां या फिर 4 इकाइयां। तो इसका सही आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार 3 इकाइयों को दर्शाने के लिए। विकर्ण पैमाने का उपयोग किसी माप को बहुत शुद्धता से पढ़ने या लगातार 3 इकाइयों जैसे कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्लेन स्केल केवल 2 इकाइयों को दर्शाता है, लेकिन जो विकर्ण जो पैमाना है ये जो है 3 इकाइयों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमांकन करते समय विमा रेखा के सिरों पर बने तीर के निशान की लंबाई और चौड़ाई का मानक अनुपात यहाँ पर क्या होता है, पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देख सकते हैं 1:1, 2:1, 3:1 या 4:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3:1। एरो हेड यानी हमेशा नुकीले और साफ होने चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो मानक अनुपात कितना होता है? 3:1 रखा जाता है, यानी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन या लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप वाले संदर्भ तल के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाते हैं? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 90 डिग्री। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप में सभी प्रेजेंटेशन एक दूसरे के समानांतर होती है और प्रक्षेप तल पर बिल्कुल लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कोणीय प्रक्षेप या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को कहाँ स्थित माना जाता है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आपको हमेशा याद रखना है प्रथम कोणीय प्रक्षेप या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा वस्तु को जो है प्रथम चतुर्थांश में स्थित माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को पहले चतुर्थांश में माना जाता है, जिससे वस्तु प्रक्षेप और प्रक्षेप तल में सामने आ जाता है। इसमें फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय कोणीय प्रक्षेप या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू जो है कहाँ बनता है? फ्रंट व्यू के नीचे, फ्रंट व्यू के ऊपर, फ्रंट व्यू के बाईं ओर या फ्रंट व्यू के दाईं ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रंट व्यू के ऊपर ये जो है बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को तीसरे चतुर्थांश में माना जाता है और इसमें प्रक्षेप तल पारदर्शी होता है। टॉप व्यू हमेशा संदर्भ रेखा के व्यू के ऊपर यहाँ पर बनता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छोटे वृत्तों और चापों को खींचने के लिए ड्राइंग बॉक्स के किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लॉर्ज कंपास, बो कंपास, डिवाइडर या फिर बीम कंपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बो कंपास। बहुत छोटे व्यास या वृत्त या सूक्ष्म चाप खींचने के लिए बो कंपास, इंक या पेंसिल बो कंपास का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें स्क्रू मैकेनिज्म होने के कारण पैर हिलते नहीं है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवा दिए।
आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।